बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड हमारा टॉपिक है और आज हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मैं आज आपको कुछ इंतहाई अहम बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो है ना, पहला नुक्ता ज़हन में बिठा लो कि अल्काइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्केन और ईथर दे आर हाईली इनर्ट, बहुत कम रिएक्टिव हैं। अल्काइल हैलाइड और फिर इसमें जाके हम ग्रिग्नार रिएजेंट पढ़ेंगे, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल हैलाइड्स आर दे आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं बोला क्या लिखता हूं स्टूडेंट? ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपके सामने ना अल्काइल हैलाइड का एक जनरल सा स्ट्रक्चर देता हूं और फिर हम देखते हैं कि उसके कितने हिस्से हैं। बेटा जी, मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड है ना, उसको हम लिखते हैं आर और फिर मैं लिख देता हूं एक्स। अगर आप नोट करोगे ना, अल्काइल हैलाइड के दो पार्ट्स हैं। दिस इज द अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट है, अल्काइल पोर्शन, एंड दिस इज द हैलोजन पोर्शन, हैलोजन, जिसे हम हेलाइड, यहां पे हेलाइड कहते हैं, ये दो। स्टूडेंट, अगर मैं इसको यू लिखूं, यानी ये मेरे पास आर एंड देन आई हैव द CH2 एंड वी हैव एक्स। हम जानना क्या चाहते हैं? हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को जानना चाहते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। फंक्शनल ग्रुप इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप वो हिस्सा होता है जहां पे रिएक्शन होता है, जहां पे रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि अल्काइल हैलाइड का ये वाला हिस्सा, ये वाला जो यहां नहीं बल्कि रिएक्शन कहां होता है? CX बॉन्ड पर होता है। अगर आप CX बॉन्ड को देखोगे ना, ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये हैलोजन आपको पता है एक्समीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेटा जी, आप जानते हैं कि हैलोजन दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हाईली इलेक्ट्रो, खास तौर पर फ्लोरीन और क्लोरीन को देखो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की, जो राउंड ऑफ करके हम 4 कहते हैं, वैसे 3.98 होती है, हम 4 कह देते हैं। तो इसका मतलब है अगर एक साइड पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम होगा और दूसरी साइड पर कार्बन होगा जो sp3 है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसका मतलब है ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर बन जाएगा। तो यूं इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हैलोजन की, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक बात को ज़हन में रखना, मैं आपसे क्या कहता हूं, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और जहां पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव हो या फुल नेगेटिव हो, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। आपने ना एक बात ज़हन में बिठानी, और वो क्या कि N से न्यूक्लियोफाइल और N से नेगेटिव। जहां नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव आयन होगा वो न्यूक्लियोफाइल, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल। अब ना ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव ऑन कार्बन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन हैलोजन। अब ये दो चीजें आ गई। अब क्या ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? आंसर हमारा क्या है? आंसर हम कहेंगे कि इसका ये जो कार्बन है ना, कार्बन, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि ये पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है, एंड दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये ना मैं आपकी ना कोशिश कर रहा हूं कि बेस बनाऊं। आज मेरे पास मौका है ना, इस मौके का फायदा उठाते हुए ना मैं ये छोटी छोटी चीजें आपको बताऊं। चलो दोबारा अपने असल मौजू की तरफ आओ, और असल मौजू क्या है? हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को जानना चाहते हैं। बेटा जी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को जानने के ना दो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स
दो फैक्टर जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, दो फैक्टर। द फर्स्ट वन इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी, द सेकंड वन इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। यानी ये जो बॉन्ड है ना आपके पास कार्बन हैलोजन, इस बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इस बॉन्ड की पोलैरिटी, ये दो वो फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिसाइड करेंगे। अगर आपसे कहा जाए ना कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के कितने फैक्टर्स हैं, आप कहेंगे सर दो हैं। कौन कौन सा? एक CX बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड द सेकंड वन इज CX बॉन्ड पोलैरिटी। आइए दोनों फैक्टर से हम पूछते हैं कि बताओ अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या है। दोनों फैक्टर से बारी बारी लॉजिकली सवाल करो। पहली बात, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। बेटा जी बॉन्ड एनर्जी को मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब जी बेटा जी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं। अब सुनना लॉजिक क्या है, केमिस्ट्री क्या कहती है। केमिस्ट्री कहती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो मुश्किल से टूटेगा। अगर रिएक्टेंट में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देर से टूट रहा है, मुश्किल से टूट रहा है, उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कम है। दोबारा मैंने क्या बोला? अगर रिएक्टेंट में मौजूद बॉन्ड स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, हमें कैसे पता चलेगा स्टेबल है स्ट्रॉन्ग है? उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्टेबल रिएक्टेंट में, और उसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो याद रखना, जिन रिएक्टेंट्स में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, वो रिएक्टेंट कम रिएक्टिविटी शो करेंगे। दे आर स्टेबल, दे आर लेस। तो मैं यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा ना, तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे? हम कहेंगे जी रिएक्टिविटी is inversely proportional to bond energy। अब मैंने बोला क्या करना है, मेरे पास ना 4 अल्काइल हैलाइड है, 4। मैं हैलोजन की बेस पे बात कर रहा हूं ना। एक अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, 4 है मेरे पास। क्या 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 मैंने बोला? मेरे पास है अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। ये 4 किस्म के अल्काइल हैलाइड्स हैं। अल्काइल हैलाइड। अब मैं जानना क्या चाहता हूं? मैं इन चारों की रिएक्टिविटी देखना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, CX बॉन्ड एनर्जी। तो कहते हैं जी आपको सबसे पहले कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी को देखना पड़ेगा एक। फिर आपको कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी, और कार्बन आयोडीन बॉन्ड। एक थोड़ा सा ना वैसे ही आपके नॉलेज के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को भी वैसे ध्यान में रखें। अब ये जो मैं आपको बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू बता रहा हूं, जरा सुनो। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी मैं किलो जूल पर मोल में लूंगा, एंड इस बॉन्ड एनर्जी 467 किलो जूल पर मोल। इट्स बॉन्ड एनर्जी 346 किलो जूल पर मोल, 346, और इट्स बॉन्ड एनर्जी 290 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज 228। किसकी भला? कार्बन आयोडीन। और इसको भी ध्यान में रखना, दिस इज 413। अब ये जो मैंने वैल्यूज आपके सामने लिखी है ना, ये बॉन्ड एनर्जी की वो वैल्यूज हैं जो आपकी बुक्स में दी हुई। हालांकि अगर आप इंटरनेशनल बुक्स को देखोगे ना, तो कार्बन फ्लोरीन ये जो बॉन्ड है ना, कार्बन ये वाला बॉन्ड जिसको मैंने 467 का, ये 483 के करीब है। हाईली स्टेबल बॉन्ड 483। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना, ज्यादा, उतना वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, उतना उसको तोड़ना मुश्किल है। अब सारी गुफ्तगू का मतलब क्या बना? सारी गुफ्तगू का मतलब यह बना कि जिसमें बॉन्ड एनर्जी, जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी को बुनियाद बनाकर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लिखूं, बॉन्ड एनर्जी को बुनियाद बनाकर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनेगा? सबसे जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा वो अल्काइल आयोडाइड का। तो मेरे पास जो ऑर्डर बना, अल्काइल आयोडाइड RI,
उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, लीस्ट इन चारों में इसको छोड़ो, लीस्ट और सबसे ज्यादा क्या हुई इसकी, हाईएस्ट। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम उसकी रिएक्टिविटी सब, यही रिलेशन है ना। तो अल्काइल, और इसके बाद आपके पास क्या आ गया, अल्काइल क्लोराइड, एंड देन यू हैव द अल्काइल फ्लोराइड। लो बेटा जी, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हेन वी डिस्कस द ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वन, दिस इज द highly reactive, and this one is least reactive. Sometimes we say that alkyl fluoride is almost inert, ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। स्टूडेंट, इतनी जो मैंने गुफ्तगू की ना, ये बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे मेरी गुफ्तगू थी। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा फैक्टर है CX बॉन्ड पोलैरिटी, उसकी तरफ। जी स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो फैक्टर है दैट इज CX बॉन्ड पोलैरिटी। अच्छा, इस फैक्टर की बुनियाद पर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा सुनिएगा। ये सारी थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं, उनकी बेस पे ये सारी मैं डिस्कशन करूंगा। मैं आपके साथ ना दो तरह से बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट वन आपको दूंगा, सारी गुफ्तगू करूंगा, और फिर मैं आपको एक और भी कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि अपनी बात को मैं कंक्लूड भी कर सकूं। सुनो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वन क्या है, यानी बॉन्ड पोलैरिटी किस तरह, CX बॉन्ड पोलैरिटी किस तरह रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करती है। तो वेरी सिंपल, हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन, मैं BW लिख दूंगा, बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इनमें कार्बन और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, और जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ये पहले कॉन्सेप्ट के मुताबिक बॉन्ड पोलैरिटी, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, बॉन्ड रिएक्टिविटी। ये है कॉन्सेप्ट, ये बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट है, इसको पहले बांध लो। मैंने क्या कहा, अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना वो CX बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका ये कॉन्सेप्ट वन है, ये मेरी बात में रखना। एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं बेटा जी। आपके पास ना ये कार्बन फ्लोरीन है, ठीक है, और ये आपके पास कार्बन आयोडीन है। फर्ज करें ये कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन। अब अगर आप दोनों केस में देखोगे ना कि चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना, ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब दूसरी तरफ आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम एज कंपेयर टू फ्लोरीन, थोड़ा बहुत और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ज्यादा नहीं। और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना इधर। इसका मतलब इस केस में, फ्लोरीन के केस में, कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। लेकिन इस केस में कार्बन जो है वो हाईली नहीं बल्कि वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अच्छा जी, एक तो बात आ गई, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड कम पोलर है। इसकी पोलैरिटी ज्यादा, इसकी पोलैरिटी कम। क्यों? क्योंकि कार्बन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। कार्बन आयोडीन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, पोलैरिटी कम और रिएक्टिविटी भी कम। अब मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको ना अल्काइल हैलाइड के ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। अब देखो, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, मैं NU लिखूंगा,
NU, एक न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल इधर। अब अगर आप इन दोनों न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे ना कि किस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव है, नेगेटिव उस कार्बन पर स्ट्रॉन्ग करेगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होगा, जो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो इसका मतलब है ये गुफ्तगू मुझे क्या बता रही है, ये गुफ्तगू मुझे बता रही है कि न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक फास्ट होगा, जितना अटैक फास्ट होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, आई मीन उतनी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, वीक होगा, और यूं इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। मैं दूसरे अल्फाज में क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं इफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग रिएजेंट, क्या बोला मैंने बोला if an electrophile is the attacking reagent, इतने सेंटेंस का मतलब क्या है, इतनी लाइन का मतलब क्या है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल पर, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, यानी जब मैं ये लाइन दिख रहा हूं ना, इसका मतलब है मैं कार्बन को बतौर इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं और कार्बन के न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्टिविटी है ना उसको डिस्कस कर रहा हूं। अगर कार्बन एक अटैकिंग रिएजेंट के तौर पर काम करेगा तो सावधान है कि जिस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और स्ट्रॉन्ग किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिसका फ्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इसको ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। अगर ये बातें आपके ज़हन में बैठी, अब इसी बात को मैं बुनियाद बताऊं, ये मैं पहले एक ना आपको वजाहत बता रहा हूं कि हम किस तरह कहते हैं कि बॉन्ड पोलर ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं। अब आगे आओ, जरा देखें तो सही किस अल्काइल हैलाइड में कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन कम पोलर है। थोड़ा सा मैंने इधर हिंट तो दिया, लेकिन जरा डेप्थ से देखें। बेटा जी मैं आपके पास हेलो मीथेन ले रहा हूं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं CH3F CH3Cl CH3Br एंड CH3I, ये चारों मीथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, मीथाइल ब्रोमाइड, मीथाइल आयोडाइड। अच्छा जरा पहली बात, तमाम में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 एंड 2.5 इट्स ओके। अब फ्लोरीन की वैसे तो राउंड ऑफ करके हम 4 कहते हैं ना, एक्चुअली इसकी 3.98 है, ये 3.0 है, ये आपके पास 2.96 है, और ये आपके पास ये 0 लगाओ 2.50, और ये आपके पास 2.56 है। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब है 3.98 माइनस 2.50, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 1.48, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। इसमें से 3 से 2.5 माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा 0.50। इसमें आप क्या करो, 2.96 से इसको माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा 0.46, और इसमें 2.56 से इसको माइनस करो तो आंसर आएगा 0.06। चीज क्लियर होगी कि कार्बन फ्लोरीन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड हाईली पोलर, ये सबसे ज्यादा पोलर, और अमंग दिस बॉन्ड इज लीस्ट पोलर, ये सबसे कम पोलर है। और अगर बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस चीज को बुनियाद बनाऊं, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चीज को बुनियाद बनाऊं तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है कि आपके पास जो ये वाला जो है, यानी अल्काइल फ्लोराइड हाईली रिएक्टिव, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो अल्काइल आयोडाइड। ये मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी बुनियाद पे कह रहा हूं?
ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। अच्छा एक बात तो नोट करो, इसमें बड़ा क्या आया कि ये वाला ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, और ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव। स्टूडेंट आपने एक बात नोट की है, बड़ी बात के लिए, ये जो मैंने बात की है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहां अल्काइल आयोडाइड हाईली रिएक्टिव है और इस केस में अल्काइल आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी बेस पे बात करें और इसकी बेस पे बात करें तो दोनों सूरतों में जो हमने डिस्कशन की है तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल कंट्राडिक्शन में है। जिसको ये हाईली रिएक्टिव कह रहा है ये वाला फैक्टर, उसको ये वाला फैक्टर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव कह रहा है, जिसको ये वाला फैक्टर लीस्ट रिएक्टिव कह रहा है उसको ये वाला फैक्टर हाईली रिएक्टिव कह रहा है। अब हम क्या करें, मैं एक और भी इसी में ना एक और खूबसूरत बात आपको बताता हूं, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट भी हमारी बड़ी हेल्प करती है। जरा मैं आपको बताऊं, ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। म्यू ये है एम, म्यू मीम ये वाओ म्यू। और डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, मैं कहता हूं जी डाइपोल मूवमेंट जो ना म्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये डाइपोल मूवमेंट ना पूरे मॉलिक्यूल की होती है। तो अगर मैं मीथाइल फ्लोराइड इसकी डाइपोल मूवमेंट लूं तो मेरे पास जो आंसर आता है ना मीथाइल फ्लोराइड का वो है 1.85। इसका ना यूनिट होता है डिबाई, डिबाई, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। अगर मैं मीथाइल क्लोराइड की डाइपोल मूवमेंट लूं ये 1.87 डिबाई, और अगर मैं मीथाइल ब्रोमाइड की डाइपोल मूवमेंट लूं तो ये 1.81 डिबाई, और अगर मैं मीथाइल आयोडाइड की तो ये 1.62 डिबाई। अच्छा यहां ना बाकी तो ठीक है, 1.85 1.81 इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है वैसे वैसे डाइपोल मूवमेंट भी कम, पोलैरिटी कम होगी ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है 1.48 0.50 0.46 0.06 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो बॉन्ड पोलैरिटी भी कम होनी चाहिए और मॉलिक्यूल की जो है ओवरऑल पोलैरिटी भी कम होनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, प्रॉब्लम यहां आ रहा है इन दोनों में, यानी ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी को आप किससे जोड़ रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट से। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा। अगर इस बात की बुनियाद बनाओ तो यहां पे ठीक आ गया, तो इसका तो कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो डाइपोल मूवमेंट कम होनी चाहिए, ये तो ज्यादा आगे ठीक है। यहां पे क्यों प्रॉब्लम, उसका जवाब बहुत सिंपल सा है, और वो है कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना बेटा जी, ये डाइपोल मूवमेंट होता है Q क्रॉस R। Q चार्ज ऑन कार्बन, चार्ज ऑन फ्लोरीन, चार्ज, एंड R इज द डिस्टेंस। अब ये ठीक है कि Q के केस में फ्लोरीन क्लोरीन को अगर आप देखोगे, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल छोटा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिस्पर्स नहीं होती। लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात करें ना, क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो फिर डेफिनेटली म्यू की वैल्यू भी बढ़ती है। तो आप ना सिर्फ एक चीज को ना देखें, यहां मैं सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूं, दैट इज द चार्ज ऑन कार्बन और हेलोजन। आपको R को भी देखना पड़े, R इज द डिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर फिर आगे भी देखें R को, भाई आगे आप R को देखें, लेकिन अगर जब आप आगे जाएंगे तो Q ग्रेटली रिड्यूस करता है, और Q के ग्रेटली रिड्यूस करने की वजह से R बढ़ने के बावजूद म्यू की वैल्यू कम आती है। तो बहरहाल ये एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया। आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं, अब ना बात को कंक्लूड ही करें, क्या ये ठीक है या ये ठीक है। आंसर है वो आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ले लें, तजर्बा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएं। बेटा जी
जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा में क्या बताएगा? एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें बताता है कि हजूर वाला के अल्काइल अल्काइल क्लोराइड जो है, अल्काइल आयोडाइड, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, और लीस्ट अमंग दिस इज अल्काइल फ्लोराइड। ये यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा इस फैक्टर की एक्सप्लेनेशन को ओबे करता है, इस डिस्कशन को जस्टिफाई करता है एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल डाटा इसको वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने ये सारा आपको समझाया, यहां ये कॉन्सेप्ट 1 से लेकर यहां तक, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैंने आपको गलत समझाया? नहीं, मैंने गलत नहीं समझाया। मैंने इस कॉन्सेप्ट की बेस पर मैंने आपको सही समझाया। हकीकत में हमारी बुक्स वालों को, टेक्स्ट बुक लिखने वालों को ना ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें ना कॉन्सेप्ट 2 उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और कॉन्सेप्ट 2 वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, उसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट 2 इस सारे को नेगेट करके इसी को ही वो आगे फर्दर जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? कॉन्सेप्ट 2 है कि यही वाली बात, डेल्टा EN बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। अभी तक तो मैंने वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, इट्स ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। याद रखना, जितना कोई बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उतना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये जो मैंने आपको बात की है ना, ये बात यहां हो तो चुकी है। ये देखो, यहां लिखा तो है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा। अगर ये बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो साफ ज़ाहिर रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। और जब आप ऊपर से नीचे आते हैं यहां तक, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, जिससे बॉन्ड पोलैरिटी कम होती जा रही है। और जितनी बॉन्ड पोलैरिटी कम होती जा रही है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यानी यही तो लिखा हुआ है। इसी बात को अगर आप इधर जस्टिफाई कर देते ना तो ये मामला ही खत्म हो जाना था। बहरहाल मैंने ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया। स्टूडेंट, ये था हमारे पास ये टॉपिक जिसे मैं क्या कह रहा था, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेरे पास ना आज आपके लिए कुछ, मैं बात कहता हूं ना, सोने से लिखे जाने वाले अल्फाज, तो आज ना मैं कुछ बहुत खूबसूरत बातें जो इन्हीं बातों को मजीद याद रखने में आपको हेल्प आउट करेंगे, सिर्फ आपके ना इल्म को, आपके नॉलेज को वसी करने के लिए, केमिस्ट्री आपको बताने के लिए कि हजूर वाला केमिस्ट्री आपकी सराउंडिंग में, एवरीडे लाइफ में घूमती फिरती है, उसको कभी पकड़ लिया करो। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आप मॉलिक्यूल्स को, केमिस्ट्री को कितना डीपली पढ़ सकते हैं। जरा आइएगा, जी स्टूडेंट, जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया ना रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड से, अब मैं ना कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर, अल्काइल हैलाइड लेकर मैं उस पर ये सारी बातें अप्लाई करना चाहता हूं। पहली बात, आपने वेरी सिंपल जो पॉइंट था कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग था ना। और हमें कैसे पता चला? उसकी बॉन्ड एनर्जी से पता चला। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है ना, हमारी बुक में लिखा हुआ उसकी बॉन्ड एनर्जी 467 किलो जूल पर मोल, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स कहती नहीं, ये 483 किलो जूल पर मोल है। यानी जितना हम कह रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग 467, वो कहते हैं नहीं, उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाद बुक्स कहती हैं कि दुनिया में, कायनात में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ना, वो कार्बन फ्लोरीन के दरमियान, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आ गया। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो दिस इज हाईली अनरिएक्टिव। और दूसरी बात, अब सावधान है, ये फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन कार्बन मौजूद होता है, दे आर एक्सट्रीमली इनर्ट,
एक्सट्रीमली इनर्ट। ये आपके पास आ गया। एक हम ना टेफ्लॉन यूज करते हैं, इस तरह और भी कंपाउंड है। तो अगर आप टेफ्लॉन या उनको देखेंगे ना, वो हाईली इनर्ट होते हैं, वो किससे रिएक्ट ही नहीं करते। ये टेफ्लॉन का लफ्ज मैंने आपको दिया, ये आगे चल के ना जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना हैलोजेंस को डिटेल के साथ, तो वहां पे मैं ये टेफ्लॉन वगैरह इनका दोबारा जिक्र करूंगा। स्टूडेंट एक तो पॉइंट ये आपने जेहन में रखा, ये सिर्फ आपको मैंने याद करवाने के लिए कि ये जो अल्काइल फ्लोराइड है ये इनर्ट होते हैं, लीस्ट एक्टिव होते हैं। दूसरा पॉइंट, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, आज इन चारों का बार बार जिक्र होता है ना। स्टूडेंट जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, आई मीन अल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? पहली बात, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। इंक्रीज क्या आता है? इंक्रीजिंग क्या क्या भला? पहली बात रिएक्टिविटी। ये तो अभी पढ़ा है ना, ये अभी पढ़ा है कि इसकी रिएक्टिविटी कम ज्यादा, तो रिएक्टिविटी बढ़ती है जब CF से CI की तरफ बढ़ती है। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी और दूसरी बात क्या है? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? इधर तो ठीक है, मिथाइल ले लो, अल्काइल ले लो, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल, लेकिन याद रखना ये जो है ना, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा, और बड़ा आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। आप वो पढ़ते नहीं है कि जितना साइज ऑफ एटम बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, और जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। और मैंने आपको एक और भी बात समझाई थी, वो आपने ये भी गैस, दिस इज द लिक्विड। यानी मैं मिथाइल की बात कर रहा हूं, अगर आप कार्बन की जगह पे मिथाइल ले लो, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, लेकिन इस गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम, ज्यादा, एंड दिस इज द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। अच्छा, ये एक तो ये बात आपने ज़हन में। दूसरी बात क्या है? साफ जरा, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वोलाटिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये दूसरा नुकता भी आपने ज़हन में रखना है, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट डिक्रीजिंग वोलाटिलिटी, डिक्रीजिंग वोलाटिलिटी। ये बात ज़हन में रखनी है, ये मैं आपको बताता रहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटिलिटी। ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में से बात है। स्टूडेंट आगे बढ़े, ये मैंने यही बात जो आपको पीछे पढ़ाई, मजीद उसको स्ट्रेंथन किया और उसको तीन चीजों के साथ, रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट और वोलाटिलिटी के साथ कनेक्ट किया। अब आइएगा, मीथेन लिया, यस, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, मीथेन, मार्च गैस। अब हमें क्या करना है? मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करते जाओ। पहले एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, क्लोरोमीथेन बना, फिर दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी क्लोरीन, डाइक्लोरोमीथेन, फिर तीसरे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आप क्या कर रहे हैं? ये असल में जब मैं यहां से यहां जाता हूं ना, तो मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन के हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूं। ये आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के केस में। बेटा जी, पहले वाला, इसमें 1 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 4, एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला? ये लफ्ज आपको आने चाहिए बेटा जी। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द, तो आपके पास मैंने क्या लफ्ज बोला? एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन increases, extent of क्लोरीनेशन का मतलब है कितने क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन क्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे उतना एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन बढ़ता जा रहा है। एक तो बात, ऊपर से नीचे आते हुए एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन बढ़ता जाए। बेटा जी, आपके पास 4 कंपाउंड आ गए, ये 1 2 3 4। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं, देखो ना, हेलो अल्केन, दीज आर कॉल्ड क्लोरोमीथेन। इन चारों को मैं क्या कहूंगा? इन चारों को मैं कहता हूं दीज आर क्लोरोमीथेन। अच्छा जी,
अब इन चारों क्लोरोमीथेन के आपको आयोपिक नेम्स आने चाहिए, कॉमन नेम्स आने चाहिए, वो लास्ट में पढ़ा के आ चुका हूं। अब खूबसूरत बातें बेटा जी, जब आप क्लोरोमीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरफ बढ़ते हैं, 5 चीजें जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 5 प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं। पहले यानी इंक्रीज क्या क्या होता है, इंक्रीजेस 5 चीजें इंक्रीज करती है। नंबर वन एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, ANAES, थैटिक प्रॉपर्टी मतलब एनेस्थीसिया, बेहोश करना। ये आप लेंगे, ये माइल्ड एनेस्थीसिया देता है, बहुत कम, ये कदरे ज्यादा। और ये तो साफ है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, तो ये तो एनेस्थेसिया, ये तो वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज एनेस्थेटिक कंपाउंड है। दुनिया में ना माजी में 3 कंपाउंड थे जो बहुत ज्यादा एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होते थे। एक N2O, ये वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, N2O डाइनाइट, इसको लाफिंग गैस कहते हैं, और एक C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर, और तीसरा ये वाला क्लोरोफॉर्म। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, बेहोश करने की सलाहियत बढ़ती है, और इनमें सबसे ज्यादा एनेस्थेटिक, यानी CCl4 ले लो, टुन हो जाओ, टुन, पता ही नहीं चलेगा। और एक तो ये बात, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। अच्छा, इसका मतलब है क्लोरीन हैज द एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। जितना क्लोरीन की नंबर ऑफ क्लोरीन किसी मॉलिक्यूल में बढ़ते जाएंगे, उतनी उसकी बेहोश करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। दूसरी है टॉक्सिटी, जहरीलापन, टॉक्सिटी। अब ना बात स्टूडेंट क्वेश्चन क्या करते, वो कहते हैं सर अगर CCl4 में एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म से ज्यादा है, तो फिर आप CCl4 लोगों को लगाया करें। ये CCl4 थोड़ी डोज देने से बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। लेकिन बेटा ये अगली बात भी देखो ना, टॉक्सिसिटी, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, और इनमें हाईली टॉक्सिक कंपाउंड कौन है, CCl4। अपनी टॉक्सिसिटी ज्यादा होने की वजह से हम इसको बतौर एनेस्थेटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आप CCl4 जनाब ले लें जब बेहोश होना है। और नंबर 3, तीसरा पॉइंट आपके पास है इनर्टनेस। इसका मतलब है जितने हैलोजन की मिकदार बढ़ती, इनर्टनेस बढ़ती। चौथा बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 4 पे बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। 1 क्लोरीन, 2, 3, 4 क्लोरीन की तादाद बढ़ेगी, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। साइज बढ़ता है ना, ये कार्बन है छोटा साइज, क्लोरीन बड़ा साइज, मोलेकुलर साइज बढ़ता है, मोलेकुलर साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और आखिरी पॉइंट बहुत खूबसूरत, नंबर 5 पे, दैट इज द डेंसिटी। नंबर 5 पे डेंसिटी, तो डेंसिटी भी बढ़ती है, ऊपर से नीचे डेंसिटी। साफ है, क्लोरीन जो है, अगर आप इसका एटॉमिक मास देखेंगे ना, तो 35.5 है। तो क्लोरीन जैसे बढ़ते जाते हैं, तो एटॉमिक मास, क्लोरीन के बढ़ने से एटॉमिक मास और फिर मोलेकुलर मास बढ़ता है। जब मास बढ़ता है तो साफ है डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। ये वो पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स जो ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, कुछ चीजें कम भी होती हैं, डिक्रीजिंग जो है ना, डिक्रीजेस, वो मैं 2 बातें करूंगा। एक मैं बात करूंगा इनफ्लेमेबिलिटी, और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है वोलाटिलिटी। यानी अगर देखें किसको आग आसानी से पकड़ लेती है, वो आप कहेंगे मीथेन, तेजी से आग पकड़ेगा। उसके बाद क्लोरीन 1 ऐड किया, इनफ्लेमेबिलिटी कम होगी, 2, 3, 4, जैसे जैसे क्लोरीन की तादाद बढ़ती गई, इनफ्लेमेबिलिटी कम होती गई, तो ये डिक्रीज करे। वोलेटिलिटी दैट इज रिवर्स टू द बॉइलिंग पॉइंट। वो स्टूडेंट, ये मेरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। आज की लास्ट गुफ्तगू, लेकिन खूबसूरत गुफ्तगू। मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसके दो नाम, इसको हम कहते हैं HALOTHANE, हेलोथेन। देखो 4 आपके पास हैलोजन है जो आमतौर पर हम यूज करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उन 4 में से 3 इसके अंदर मौजूद हैं, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है।
इट्स कॉमन नेम इज हेलोथेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिक। ये एनेस्थीसिया के तौर पर एनेस्थेटिक है, ये एक एनेस्थेटिक। तो ये दूसरी बात आ गई। अब आपको इसका अयोपिक नेम आता है? जरा बताओ, अगर आपने मेरे अयोपिक वाला लेक्चर सुना है तो मुझे इसका अयोपिक नेम बताओ। जो बताएगा मैं कहूंगा इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या होगा? पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन। दिस चेन कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन। द पेरेंट नेम इज इथेन। इथेन सिंगल बॉन्ड है, इथेन। अब नंबरिंग में इधर से शुरू करूं, इधर से करूं, यानी इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2 कहूं, या इसको 1 और इसको 2 कहूं, तो क्या करेंगे? हम क्या कहते थे? हम कहते थे जिधर पलड़ा भारी होगा उधर से नंबरिंग करें। इधर 3 हैलोजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर 2 हैलोजन है, क्लोरीन पर, तो पलड़ा किधर भारी हुआ? इधर। इसको मैंने कहा कार्बन नंबर 1, इसको कहा कार्बन नंबर 2। अब जब आपने हैलो को, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो तीनों को जब नाम देना है तो अल्फाबेटिकल, तो पहले क्या आएगा? ब्रोमो, फिर क्या आएगा? क्लोरो, फिर क्या आएगा? फ्लोरो। ऐसे? यस। तो आपके नाम, आपके पास नाम क्या बना? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 2 ही क्लोरो आ जाएगा। और फिर 1 को 3 दफा कहना है, 1 1 1 ट्राई फ्लोरो और इथेन। ये वैसे आपके सामने ना इसका आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, दिस इज द हेलोथेन। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं सारी गुफ्तगू को, कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, वो मैं करना चाहता हूं। ये हेलोथेन फितरत देखो, मेरे अल्लाह की कुदरत देखो। मालिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ एटम, और मुख्तलिफ एटम इस मालिक्यूल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल की हुई। मसलन ये आपके पास फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, ये किसके लिए है? दीज फ्लोरीन आर फॉर इनर्टनेस। ये इसकी इनर्टनेस के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए, मजबूत मुस्तहकम मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये कुदरत ने इसके साथ दे दी। ब्रोमीन किसके लिए? इसकी वोलाटिलिटी को कम। मैंने कहा ना, ब्रोमीन ज्यादा होगा तो डिक्रीज द वोलाटिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोमीन टू डिक्रीज द, ये किस लिए? टू डिक्रीज वोलाटिलिटी। और असल जो काम है ना, जिसके तौर पर ये बतौर एनेस्थेटिक इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज द क्लोरीन। क्लोरीन इज फॉर एनेस्थेटिक। तो ये जो क्लोरीन है, ये इसका असल जो मकसद है वो है फॉर एनेस्थेटिक। एक बात याद रखना, अगर आप कोई भी कंपाउंड बतौर एनेस्थेटिक लेना चाहते हैं ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक उसमें एनेस्थीसिया प्रॉपर्टी, बेहोश करने की सलाहियत होनी चाहिए। दूसरा वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और तीसरा वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल ना हो, आग को ज्यादा ना पकड़ता हो। हाँ, वरना तो उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये कुछ बातें जो थी, बहुत अहम बातें जो मैं आपको गोश कर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। मेरा अल्लाह हम सब से राजी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।